हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को और ये हमारा थर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होने वाला है जो हमने लिया है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के क्वेश्चन पेपर से। ये जो आज हम कर रहे हैं ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पेपर है। आज मॉर्निंग में हमने पेपर नंबर थर्ड जो कि 10 फरवरी को पूछा गया था, शिफ्ट थर्ड में इसको कंप्लीट किया था और इसी का ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो इसमें एक बच गया था उसे हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और आपको ये सारे के सारे जो ये अभी हम पैसेज करने वाले हैं, इस पैसेज के साथ इनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में भेज दिया गया था। उम्मीद है आपने वहाँ से पढ़ा होगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले आप टेलीग्राम में जा कर के हमारे इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। आप वहीं से सीधे इस पैसेज को पढ़ना, मेरा एक्सप्लेनेशन देखना शुरू कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगेन जब आप इस पैसेज को करेंगे तो आपको सबसे पहले डाउट ये आता होगा कि आखिर मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ एग्जाम में पैसेज को। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप पैसेज को पूरा पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद फिर फाइनली जा कर के आप आंसर्स को ढूंढना शुरू करिए। दूसरा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाता है कि पैसेज में क्या हमें चाहिए, किस बारे में पैसेज है और कौन से पैराग्राफ में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आपकी कोई भी आदत हो सकती है, आपको वो आदत अच्छी लगती होगी जिस भी चीज़ से, जिस भी तरीके से आपने प्रैक्टिस करी होगी टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप टाइप 2 की तरफ जाइए क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है एग्ज़ाम में। और एक और बेनिफिट होता है टाइप मेथड, सेकंड मेथड से क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं बचा और आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि 5 ही मिनट बचा है, आप सोचेंगे पूरा पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन ढूंढो, तो वो तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे ना तो ऐसा होता है कि एटलीस्ट 3 तो मिल ही जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर पैसेज करना शुरू किया तो हो सकता है सारा सॉल्व ना हो, लेकिन 3 तो हो ही जाएगा। तो इस मेथड से भी, इस तरीके में भी सेकंड मेथड अच्छा है, तो यही तरीका आप यूज़ करिएगा। चाहे पहले आप कोई भी तरीका यूज़ करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या करना होता है इसमें, हमें क्वेश्चंस देख लेने होते हैं पहले। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। डैमेज्ड स्टैम्प्स आर, डैमेज जो ऑलरेडी डैमेज स्टैम्प्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टाइमलेस, फ्लॉलेस, प्राइसलेस, वर्थलेस। अगर ऑप्शन छोटा है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनका कोई तोड़ नहीं है, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत लक अच्छा होगा तो जल्दी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट एसेंशियल टू क्वालिफाई एज सुपर्ब स्टैम्प। फोर्थ, स्टैम्प्स आर दैट आर ऑफ सेंटर विद हैवी कैंसल्स and disturbed gum but are quite attractive can qualify as बढ़िया, फाइन, पुअर या सुपर्ब। अगला लास्ट क्वेश्चन है, स्टैम्प्स आर मिनिएचर गेटवे टू द वर्ल्ड बिकॉज। अब यहां पर आपने सोचा होगा कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, पांचों पढ़ लिए मैंने क्वेश्चन। इसका फायदा ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो है उसमें स्टैम्प्स के बारे में बात किया गया है। और आप क्या कर सकते हैं, बेहतर आपको रफ पेज मिलता ही है, आपको पेन एक मिलता ही है। सो जैसे पहला क्वेश्चन है डैमेज्ड स्टैम्प्स, यानी ऐसे स्टैम्प्स जो डैमेज्ड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो आप अपने पेन से फटाफट ये लिख लीजिए कीवर्ड्स। आपको ऐसा करने में हो सकता है 30-35 सेकंड्स लग जाएं, लेकिन ये बेनिफिट बहुत करेगा आपको। सेकंड में लिख लीजिए फटाफट, सेकंड का छोड़िए क्योंकि नॉट ट्रू क्या लिखेंगे आप। थर्ड में लिख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट एसेंशियल टू क्वालिफाई एज सुपर्ब स्टैम्प्स। सो आप लिख लीजिएगा अभी अगर चाहें तो लिख लीजिए। आप देखिएगा कि जब आप साथ में पढ़ेंगे पॉज करके तो आपको आंसर मिलता जाएगा। सुपर्ब स्टैम्प लिख लिया थर्ड करके, फिर फोर्थ करके लिख लीजिए स्टैम्प्स आर ऑफ सेंटर विद हैवी कैंसल्स एंड डिस्टर्ब्ड गम बट आर क्वाइट अट्रैक्टिव कैन क्वालिफाई एज। यानी उन स्टैम्प्स को कैसे क्या बोलेंगे जो ऑफ सेंटर से हटकर हो
हैवी कैंसल जिसके कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा हों, और उसका जो गम है यानी स्टैम्प्स के पीछे गम लगा होता है ना चिपकाने के लिए, वो भी ख़राब हो चुका हो, पर लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव हो। तो हालांकि देखिए आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो इस वाले को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये याद रहेगा। ऑफ सेंटर, हैवी कैंसल, डिस्टर्ब्ड गम, क्वाइट अट्रैक्टिव। आप खुद से ही इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अभी जब हम पॉज करके पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा पॉज करके, आप देखेंगे कि आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर है स्टैम्प्स आर मिनिएचर गेटवे टू द वर्ल्ड बिकॉज दे, मिनिएचर गेटवे लिख लीजिए 5 करके। अब इससे क्या होगा ना, नंबरिंग भी साथ में रहेगी तो क्वेश्चन पे ढूंढना भी आसान होगा। साइड में क्वेश्चंस दिया होता है, बस आप उनको आप क्लिक करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप कर लेंगे ना, अभी आपने किया होगा, मुझे उम्मीद है आपने अपने नोटबुक पे कहीं नोट पे लिख लिया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, अदरवाइज मेरे साथ साथ करिए। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने लिखा है अपने रफ पेज पे, वहाँ से कितनी हेल्प मिलती है, आपको साफ साफ पता होता है क्या ढूंढना है। देखिए, व्हाट कैन यू कॉल ए हॉबी विच टीचेज यू सो मच इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फन एंड प्लेजर। उस हॉबी को आप क्या बोलेंगे जो आपको सिखाता भी है, साथ ही में फन और प्लेजर भी प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, स्टैम्प्स कलेक्टिंग, तो इन्होंने बता दिया है क्या है यहाँ पे। स्टैम्प कलेक्टिंग हेल्प्स इंस्ट्रक्ट द कलेक्टर इन ज्योग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट। यानी कि जो स्टैम्प्स कलेक्टिंग है, मतलब ये नाउन है, यानी स्टैम्प को जो कलेक्ट करना है वो मदद करता है बताने में कलेक्टर को ज्योग्राफी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, जहाँ से भी आप स्टैम्प कलेक्ट करेंगे वहाँ के, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में। आगे है स्टैम्प्स आर मिनिएचर गेटवे। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता कि हमने इसको लिखा था, आपने 5वें नंबर पे लिखा था, तो ये भी फटाफट आप लिख लेंगे नंबर के साथ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टैम्प्स आर मिनिएचर गेटवे टू द वर्ल्ड। स्टैम्प कलेक्टिंग हैज़ वेरी फ्यू रूल्स। यू डोंट हैव टू बाय एक्सपेंसिव स्नीकर्स और रैकेट्स टू एंजॉय इट। यानी कि सिंपल सा रूल है, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं स्टैम्प्स को तो उसके लिए आपको महंगी चीज़ें लाइक रैकेट्स और स्नीकर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, किंतु देयर आर ए फ्यू सिंपल थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन कलेक्टिंग स्टैम्प्स। हालांकि कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, एसेंशियल आवश्यक रूल्स की, अगर आप स्टैम्प्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो अब हमने पढ़ा था ना जो 5वें वाले में मिनिएचर गेटवे, आप चाहें तो डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, बेहतर है चले जाएं, वरना फिर दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, दोबारा आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या बोला है, क्यों है मिनिएचर गेटवे। आर स्मॉल इन साइज, ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर वर्ल्ड टू अनदर, are found in every country across the globe, give a lot information about the place where they are issued। है ना, बताया था ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सो उनके ऊपर बने होते हैं ना चित्र वगैरह, उससे हमें पता चल जाता है। सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। कितना आसानी से मिल गया। हो सकता है कि कईयों को लग रहा हो मुझे तो पता नहीं चला, पर हमारी पूरी सीरीज चल रही है, आज का पेपर नंबर 3 है ना, आप पूरी सीरीज देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। मेंस में तो 30 नंबर का आता है आपका अनसिन पैसेज। आगे देखिए, फ्यू सिंपल थिंग्स रिमेंबर करने, याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वन ऑफ द आवश्यक नियम्स जो याद रखने की ज़रूरत है वो है कंडीशन, इज दैट द कंडीशन ऑफ स्टैम्प इज हाईली इंपॉर्टेंट कंसिडर्ड। यानी कि ये कंसिडर माना, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी स्टैम्प को कलेक्ट करके रखते हैं तो उसकी कंडीशन कैसी है। राइट, हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन में, पुअर, सुपर्ब, फाइन। आगे देखिए, बैडली टॉर्न एंड मिस हैंडल्ड स्टैम्प्स आर नॉट ओनली अनप्लीजेंट। यानी बुरी तरीके से फटा हुआ, या आपने किसी को मिस हैंडल कर दिया, मतलब मोड़ मार के कहीं रख दिया, वो उनको ना ही सिर्फ अनप्लीजेंट माना जाता है आंखों के लिए, बल्कि दे आर वर्थ नेक्स्ट टू नथिंग।
ये पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। नेक्स्ट वर्थ नेक्स्ट टू नथिंग मतलब होता है जो किसी भी काम के ना हो। नेक्स्ट टू नथिंग मतलब कोई चीज़ नालायक से भी बिल्कुल बेकार। वर्थ नेक्स्ट टू नथिंग मतलब जिसकी कीमत नेक्स्ट टू नथिंग हो, मतलब उसके आगे सिर्फ और सिर्फ नहीं लगा सकते हैं आप। When compared to their undamaged counterparts, जब उनको बिना डैमेज स्टैम्प्स के साथ कंपेयर करेंगे तब। स्टैम्प्स आर रेटेड इन कंडीशन फ्रॉम पुअर टू सुपर्ब। बताया जा रहा है ना कि स्टैम्प्स को रेटेड किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में, पुअर टू सुपर्ब। आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था, गुड स्टैम्प्स, सुपर्ब स्टैम्प्स, आपने क्वेश्चन में भी लिखा था। आगे पढ़ते हैं, हमें एक आंसर मिल चुका है। ए स्टैम्प विच कैन बी कॉल्ड सुपर्ब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज। इसका मतलब हुआ इट हैज़ परफेक्ट सेंटरिंग, ब्रिलियंट कलर एंड परफेक्ट गम। अब हमने एक सुपर्ब वाला पढ़ा था 3 में, आप देखिए अपना रफ पेज, आपने लिखा था 3rd नंबर पे, कितना आसानी से मिल गया। 3rd नंबर पे क्या लिखा था? सुपर्ब स्टैम्प। क्या क्वेश्चन है? वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे, जो ज़रूरी नहीं है किसी भी स्टैम्प को सुपर्ब बोलने के लिए? मस्ट हैव परफेक्ट सेंटरिंग, ये तो होना चाहिए। ब्रिलियंट कलर्स, ये तो होना चाहिए। परफेक्ट गम होना चाहिए। अनयूज्ड स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। कितना आसानी से मिल गया। मान लीजिए समय कम है आपके पास, एटलीस्ट 2 तो होंगे ना, हमने पढ़ लिया है ना यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से। परफेक्ट सेंटरिंग, ब्रिलियंट कलर, परफेक्ट गम, तो इसका मतलब 3rd वाला ही आंसर था। आगे देखिए, ए यूज्ड स्टैम्प कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सुपर्ब। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई यूज है तो उसको सुपर्ब नहीं बोलेंगे, ये तीनों क्राइटेरिया फुल होना चाहिए। It is if it is perfectly centered, fresh looking, is highly lightly cancelled and undamaged। lightly cancel का मतलब, cancelled का मतलब हो गया जो कि मतलब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, है ना, उसको कैंसिल करने की संभावना बहुत कम है। ए डेजिग्नेशन ऑफ फाइन मीन्स ए स्टैम्प विदाउट फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होती है कोई मिस्टेक। एवरेज सेंटरिंग एंड गम विद लाइट हिंज मार्क। हिंज का मतलब होता है मुड़ाव, जैसे पेड़ में, सॉरी, दरवाजे में कब्जा होता है ना, दरवाजे में कब्जा देखिएगा आप अपने दरवाजे में, इस तरीके का होता है, खांचा खांचा, ये वाला मुड़ जाता है दोनों पार्ट। तो जो, जैसे आप सोचिए कि स्टैम्प पेज को जब मोड़ देते हैं तो जो मुड़ाव का आ जाता है ना शेप, या फिर वो जो निशान मुड़ने का, उसको आप बोलेंगे लाइट हिंज मार्क। जब तक आपको ऐसी कोई चीज़ ना मिले जो ऑप्शन में, क्वेश्चन में पूछी गई थी, तब तक आप पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको आंसर लाना है, आपको फीलिंग नहीं लेनी है। इस्तेमाल किया गया हुआ स्टैम्प को आप फाइन बोल सकते हैं। फाइन आर नॉट क्वाइट फ्रेश एज फ्रेश एंड कैंसल्स आर हैवियर। मतलब जो इस्तेमाल किए गए होते हैं उनको फाइन बोला जाता है। आर नॉट, वो उतने फ्रेश नहीं होते, बस ओके ओके बोल दिया जाता है फाइन, और उनके कैंसिल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब गुड स्टैम्प्स आर दोज विच आर ऑफ सेंटर बट फेयरली अट्रैक्टिव। अब आपको इसे पढ़ के कुछ ध्यान आएगा, ऑफ सेंटर, फेयरली अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 था, आप देखिए अपने नोट्स को, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ होगा आपका। मेरा क्या है कि स्लाइड है, इसी वजह से टाइम लग रहा है, 2-3 बार करना पड़ा मुझे। स्टैम्प्स आर, उन स्टैम्प्स को क्या बोलेंगे जो ऑफ सेंटर हो, डिस्टर्ब्ड गम हो, बट क्वाइट अट्रैक्टिव हो। क्या है? गुड स्टैम्प्स आर दोज विच आर ऑफ सेंटर बट फेयरली अट्रैक्टिव। देयर मे बी माइनर डिफेक्ट्स सच एज डिस्टर्ब्ड गम एंड थिन एरिया एंड हैवी हिंज मार्क। उसको गुड स्टैम्प्स बोल देंगे जो ऑफ सेंटर हो, फेयरली अट्रैक्टिव हो, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड गम हो तो भी चलेगा, या हिंज मार्क हो तो भी चलेगा। और यही बात बोली गई थी 24 में कि डिस्टर्ब्ड गम होगा बट लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, हैवी कैंसल्स हो सकता है बट ऑफ सेंटर होना चाहिए। तो मिल गया हमको, इनको क्या बोलते हैं? गुड स्टैम्प्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से मिल गया। आगे देखते हैं, आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन सा सॉल्व हो गया कौन सा नहीं,
क्योंकि साइड में लगा रहता है ना, ग्रीन हो जाता है जो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो रेड रहता है। तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैम्प्स विच फॉल बिलो दीज स्टैंडर्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एंड आर नॉट वर्थ एक्वायरिंग बाय सीरियस कलेक्टर। जो भी थोड़ा सीरियस कलेक्ट करने वाला होगा, वो जो इन सब चीज़ों स्टैंडर्ड्स पे नहीं खरा उतरता होगा उसको नहीं कलेक्ट करेगा, क्योंकि उनका कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैम्प्स होता क्या है, सिर्फ आफ्टर ऑल एक बिट ऑफ पेपर होता है। स्टैम्प्स क्या होता है, अगर सब चीज़ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज वो कागज़ का टुकड़ा। व्हेन हैंडलिंग दैम, ये जब उनको हैंडल करते हैं ये बहुत आवश्यक है कि उनके मतलब आप ध्यान रखें, सावधानी बरतने को याद रखें। द बेस्ट वे टू सेफली हैंडल स्टैम्प्स इज विद टंग्स बेसिकली। सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टैम्प्स को हैंडल करें तो आप उनको टंग का यूज़ करिए। टंग क्या होता है, चिमटा। आपने इस तरीके का चिमटा देखा होगा, बड़ा भी होता है रोटी चूल्हे में रोटी पलटने के लिए, छोटा होता है थोड़ा और मतलब पूड़ी या रोटी पलटने के लिए, और छोटा होता है डेंटिस्ट लोग रखते हैं, और छोटा होता है लैब में रखते हैं, और छोटा होता है जहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आप लोगों ने डॉक्टर सारंगी को देखा होगा, छोटे से बाल उठाते हैं, छोटा जला हुआ कागज़ उठाते हैं, तो उसको टंग बोलते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे ना स्टैम्प्स टंग, तो आपको छोटे छोटे चिमटे मिलेंगे। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्टैम्प टंग्स कम विद डिफरेंटली शेप्ड टिप्स, अलग अलग शेप में मिलते हैं, बट दे हैव स्मूथ एंड्स विद विच यू कैन यूज टू पिक अप ए स्टैम्प विदाउट डैमेजिंग इट। कई स्टैम्प्स होते हैं आप हाथ से उठाएंगे तो मुड़ने का डर रहता है, तो स्टैम्प टंग से उठाइए। अभी तक हमको कोई यूज़ नहीं मिला है, ये तो मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें। एग्ज़ाम में तो आप 5G की स्पीड से आगे बढ़ेंगे अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो, बिकॉज स्टैम्प्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उन सभी माइन्यूट डिटेल्स को देखना नंगे आँखों से, इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास मदद करती है, ना ही सिर्फ देखने में उनके डिज़ाइन को अच्छे से, लेकिन बल्कि कई जगह पे स्मॉल डिटेल्स को कवर करने में, जो कि हमारी मदद करता है अंतर पता करने में एक स्टैम्प का दूसरे स्टैम्प से। बस ऐसे पढ़ना है आपको एग्जाम में। तो यू ऑल सून लर्न दैट देयर आर टाइम्स व्हेन स्टैम्प्स अपीयर टू बी द सेम। आप लोगों को मतलब वो समय पता होगा जब स्टैम्प्स लगभग सारे सेम ही दिखते थे, बट आर नॉट, लेकिन वो सेम थे नहीं। लुक अलाइक स्टैम्प्स, लुक अलाइक स्टैम्प्स ये नाउन है, इसका मतलब है एक जैसा दिखने वाला स्टैम्प्स। फ्रीक्वेंटली बार बार टर्न स्टैम्प कलेक्टर्स इनटू शेरलॉक होम्स। ये क्या करता है, स्टैम्प कलेक्टर्स को बदल देता है शेरलॉक होम्स में। अब आप बोलेंगे शेरलॉक होम्स में कैसे बदलता है, भाई वो तो एक जासूस का नाम है, ये सभी को पता होना चाहिए कि शेरलॉक होम्स जासूस का नाम है। क्योंकि अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जहाँ पे सिर्फ शेरलॉक होम्स बोल दिया जाएगा, तो आपको गैस करना होगा कि वो सिर्फ शेरलॉक होम्स दिया है तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी दुनिया में। इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, नहीं पता है तो यूट्यूब पे कोई 5 मिनट वाला वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये यही कहना चाहता है कि जब कई बार हमें ऐसे स्टैम्प्स मिलते हैं ना जो एक जैसे दिखते हों, तो जो भी स्टैम्प कलेक्टर होता है वो क्या करता है, छोटी छोटी डिटेल ढूंढना शुरू करता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। मतलब वो शेरलॉक होम्स बन जाता है थोड़ी देर के लिए, जासूसी वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने ऑप्शन में कहीं शेरलॉक होम्स देखा था, देखिए आप लोगों ने ऑप्शन ध्यान दिया होता तो आपको भी ये पता होता। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ए स्टैम्प कलेक्टर इज नोन एज शेरलॉक होम्स। चलिए देखते हैं, अभी हमें क्योंकि सारा ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो आगे हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू विल लर्न थ्रू कलेक्टिंग स्टैम्प्स ऑफ अदर कंट्रीज इज ज्योग्राफी। So you may want to get an atlas, globe or world map to help you see where the country is located, or to help locate countries which issued stamps you have in your collection। कोई आपको डाउट है ना, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है कि सबसे मेन जो वन ऑफ द चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ना, वो सबसे पहले कंट्री की ज्योग्राफी को बताता है। तो उसको समझने के लिए हो सकता है आपको एटलस, ग्लोब और वर्ल्ड मैप की ज़रूरत पड़े।
सेवरल स्टैम्प एटलस, यानी स्टैम्प का भी एटलस आता होगा अलग से, मुझे इसका आइडिया नहीं है, हैव बीन पब्लिश्ड फॉर फिलैटेलिस्ट। सो फिलैटेलिस्ट किसको बोलते हैं? फिलैटेलिस्ट आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पढ़ा होगा आपने, कि क्वेश्चन पूछा जाता है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है फिलैटेलिस्ट। सो यही आपका आंसर होता है, यानी कि जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फिलैटेलिस्ट। अब यहाँ देखिए क्या था, ए स्टैम्प कलेक्टर इज नोन एज शेरलॉक होम, गलत है ये, फिलैटेलिस्ट कहते हैं, शेरलॉक होम थोड़ी कहते हैं। अब देखिए अगर आपको ये नहीं पता होता कलेक्टर के शेरलॉक होम एक जासूस है, अगर आपको ये सोच के देखिए ज़रा कि आपको नहीं पता कि शेरलॉक होम्स एक जासूस है, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर लगा देते शेरलॉक होम्स। क्यों? इसकी वजह से यहाँ पर बोला है ना कि जब भी स्टैम्प्स एक साथ एक जैसे दिखते हैं तो स्टैम्प कलेक्टर्स टर्न इनटू शेरलॉक होम्स, तो आपको लगता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही नहीं है, वो तो वहाँ पे ऐसे ही सटायर मार रहा था, है ना, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब बाकी के सारे सही होने चाहिए, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, मगर फिर भी पता चल गया कि डेफिनेटली नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो नॉट ट्रू ही है। आगे देखते हैं, ऑल, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 4th में लिखा है ऑल स्टैम्प्स आर मेड ऑफ पेपर, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था आफ्टर ऑल दे ऑल आर बिट ऑफ पेपर। तो बाकी रेवेन्यू स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर टैक्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर यूज्ड टू टैक्स आइटम्स, लेबल्स एंड सील्स आर नॉट टेक्निकली स्टैम्प्स। देखते हैं आगे हमें ये मिलता है या नहीं मिलता है। पैसेज लिटरली ये वाला बहुत लेंदी है, आप देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5, तो लिटरली ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन मेरी जो अप्रोच है अगर आप ये लेके चलेंगे तो भी आप आंसर बाकी सबसे पहले कर पाएंगे। आगे देखिए, देश शो डेड कंट्रीज दैट फॉर्मली यूज्ड स्टैम्प्स एज वेल एज करंट नेशन, मतलब ये जो एटलस है ना, स्टैम्प एटलस, वो डेड कंट्री को भी दिखाता है, मतलब जो पहले तो निकालते थे स्टैम्प्स को, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है। Sometimes philatelists decide to collect stamps not by countries of issue but because of something else। कई बार जो कंट्री इशू करते हैं ज़रूरी नहीं है उसी हिसाब से उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट करते हैं, और भी कई चीज़ों को वो देखते हैं। These are people who collect stamps that are oddly, there are people who collect stamps that are oddly shaped or items that are not technically stamps such as label and seals। अभी हमने पढ़ा था ना labels and seals, आपको याद होगा, are not technically stamps। देखिए labels and seals are not technically stamps, ये सही है हमारा, ये भी सही है हमारा। अब थर्ड देखते हैं, वो भी मिल ही जाएगा। ये हो गया, लास्ट स्लाइड बची है। these are commonly called Cinderellas because they appear to be something they are not। अब सिंड्रेला क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा वो दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। आप लोगों को सिंड्रेला नाम ज़रूर पता होगा, मैं ये बता देता हूँ कि ये लाइन यहाँ पे क्यों चिपकाई गई है। सिंड्रेला क्या था कि एक घर में मतलब वो थी ना जो सौतेली बहन होती है, बिल्कुल गंदा, मतलब खूबसूरत होती है लेकिन उसको नौकर की तरह रखते हैं, बट एक्चुअली में वो एक रानी निकलती है। तो वहीं से ये मजाक या जोक या ईडियम ले लिया है, जो भी चीज़ होती है पर दिखती कुछ और है तो उसको हम सिंड्रेला बोल देते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि ये सिंड्रेला बनने की कोशिश कर रही है, जो अमीर हो लेकिन आपके सामने गरीब बनने की कोशिश कर रही हो, या गरीब हो लेकिन आपके सामने बहुत बनने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। सम पीपल कलेक्ट रेवेन्यू स्टैम्प्स विच आर यूज्ड बाय द कंट्री ऑफ इशू टू टैक्स आइटम। आपको याद आ गया होगा थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, कई लोग रेवेन्यू स्टैम्प्स भी कलेक्ट करते हैं जो टैक्स आइटम के लिए सरकार इशू करती है या देश इशू करता है। रेवेन्यू स्टैम्प्स आर यूज्ड एज टैक्स आइटम्स, तो हो गया ये भी सही, हमें पता चल गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। कितना आसानी से पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है ना, ये वाला, डैमेज्ड स्टैम्प्स आर। अब डैमेज्ड स्टैम्प्स क्या होते हैं? टाइमलेस, फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब मिस्टेक,
तो मिस्टेक लेस, ये तो हो ही नहीं सकता। प्राइस लेस कई बच्चे लगा देंगे, लेकिन ये नहीं है। प्राइस लेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कीमत ना तय किया जा सके। लोगों को लगता है कि ये कोई नेगेटिव वर्ड है, बट ये पॉजिटिव वर्ड होता है। वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब होता है बिना कीमत का। जैसे बोलते हैं ना, थॉर इज वर्दी ऑफ म्योनिर, मतलब वो वर्दी है उस लायक। तो वर्थलेस बिना लायक का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैमेज्ड स्टैम्प्स क्या होते हैं? वर्थ लेस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और कोई बचा है क्या? सारा हो गया हमारा, और पैसेज भी थोड़ा बच गया। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था, इसी वजह से मैंने थोड़ा काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई भी जो पता होनी चाहिए, इसी वजह से टाइम लगा। अदरवाइज अगर आप विच नॉट ट्रू वाले को छोड़ दें तो 4 तो डेफिनेटली आपका हो जाता कम टाइम में, जो कि आपको काफ़ी एज देता है। तो अभी भी अगर आप मेथड नंबर 1 यूज़ करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप आ जाइए मेथड नंबर 2 पे, इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत लोग कलेक्ट करते हैं स्टैम्प को अकॉर्डिंग टॉपिक, जैसे कि जानवर, पक्षी, मछली, आदमी, उनके ऊपर बनाए गए स्टैम्प्स, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, स्पोर्ट सीन्स, फ्लावर्स, आर्ट, क्राफ्ट। लिस्ट ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट बाय टॉपिक्स इज पर्टिकुलरली एंडलेस। सो ये था आपका पैसेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम करेंगे ये हमारा होगा 14 मार्च का पेपर नंबर 3rd शिफ्ट ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस करता हूँ, तो आप लोगों को बताना चाहिए कमेंट करके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी एक चुटकी पे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।